कौन से वंश के लोग हैं ये? गोहिल। कौन से वंश के? गोहिल। गोहिल के बारे में एक कहानी है कि गोहिल के जो मम्मी थी वो तीर्थ यात्रा पर आई हुई थी, उन दिनों वो प्रेग्नेंट थी। जब वो वापस जा रही थी, तीर्थ यात्रा से वापस लौट रही थी, तब रास्ते में उसको कुछ ब्राह्मण मिले और उन ब्राह्मणों ने उसे कहा कि रानी तुम वापस मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे पति जो थे, ऐसा कहा जाता है कि गोहिल जो का परिवार था वो गुजरात से आया था। गुजरात में एक जगह पड़ती है वल्लभ भी। कौन सी जगह है? वल्लभ भी से उनका परिवार आया था। तो कहा कि तुम्हारे वल्लभ भी पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया, तुम्हारे पति युद्ध में लड़ते हुए मारे गए हैं, तुम्हारे पति की जो दूसरी रानियां थी उनके साथ सती हो गई है, अब तुम ही बची हो परिवार में, बाकी सब मर गए। तो उसने कहा यदि यह समाचार है कि मेरे पति युद्ध में लड़ते हुए मारे गए और पूरा परिवार ही समाप्त हो गया, तो मेरे लिए भी लकड़ियों की व्यवस्था करो, मैं भी यहां पर क्या हो जाती हूँ, सती। उन ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं रानी तुम सती नहीं हो सकती, तुम प्रेग्नेंट हो, और अपने आप प्रेग्नेंट महिलाओं को सती नहीं करते थे, भाई तुम्हारे पेट में बच्चा है ये और चला जाएगा। तो उसने कहा भाई मैं बच्चे को जन्म दे के भी क्या करूंगी, यदि दुश्मन को पता चल गया कि साहब उसके वल्लभ भी के राजा के परिवार का कोई भी जिंदा है तो ढूंढ के मारेगा, तो एक व्यक्ति को जन्म दे के क्यों मरवाऊं मैं, उससे अच्छा तो मैं ही मर जाती हूँ और वही मर जाए। उनका नहीं तुम चिंता मत करो, तुम उस बच्चे को जन्म दो, हम उस बच्चे का पालन पोषण करेंगे, हम ध्यान रखेंगे। कहते हैं उस रानी को एक गुफा में छुपा के रखा गया ताकि दुश्मनों को पता नहीं चले। गुफा के लिए एक शब्द और बोलते हैं, वो होता है गुहा। क्या होता है? गुहा का दो या गुफा का दो एक ही मतलब, केव केव समझ गए, गुफा। तो उसे गुहा या गुफा में छुपा के रखा गया। पहाड़ों के बीच की कोई जगह होगी जहां पे रखा होगा उसको। समय अंतराल पर उस रानी के एक बेटा हुआ, गुहा के अंदर पैदा हुआ, इसलिए बेटे का नाम रखा गया गुहादित्य। क्या रखा गया? गुहादित्य। गुहादित्य गुहादित्य छोटा होता होता हमारे तक आते थे गुहिल हो गया। ऐसा कहता है कि उस गुहिल नाम के पीछे की कहानी यह है कि वो कहां पर पैदा हुआ था। उस रानी ने बेटे को जन्म देने के बाद कहा ठीक है, तुम यही तो कह रहे थे कि मैं प्रेग्नेंट हूं, सती नहीं हो सकती, पर अब मैं सती हो जाती हूँ, बच्चा तो हो गया। तो रानी सती हो जाती है। तो उन ब्राह्मणों ने वापस कहा इस बच्चे का क्या करेंगे, तुम तो जा रही हो। तो उसने कहा तुम रखो इसको। तो उन्होंने कहा ना 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 ना, ये देखो तुम राजा के परिवार के लोग होते हो, तुम साहब दारू पीते हो और मांस खाते हो, हम ब्राह्मण हैं, हमारे दोनों चीजें चले नहीं, ये बच्चा हमारे कहां रहेगा। तो कहते हैं उस रानी ने कहा था कि मैं कह के जाती हूँ कि इसके जो वंशज होंगे वो शराब के हाथ नहीं लगाएंगे। शराब, शराब का बेसिकली था कि वो मद्यपान करने वाले लोग होते हैं तो शराब के हाथ लगाएंगे नहीं। कहते गोहिल जितने भी राजा हुए शराब नहीं पीते थे, मेवाड़ में जितने भी राजा हुए शराब के हाथ नहीं लगाया करते थे। राहब के लिए कहा जाता है कि राहब एक बार बीमार हुआ और ठीक नहीं हो रहा था, तो वे वैद्य आए और उन वैद्य ने कहा कि यदि थोड़ी सी शाम को लिटिल लिटिल लगा लो तो थोड़े ठीक हो जाओगे। राहब ने कहा मैं और कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन कम से कम ऐसा तो मैं करूंगा नहीं, मेरे परिवार को यह है कि हम शराब के हाथ लगाएंगे नहीं। उन वैद्य ने कहा और तरीका है नहीं, तो उसने कहा नहीं यार तरीका नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक नहीं होते। तो जो मंत्री संतरी थे उन्होंने वैद्य को कहा कि यार दवाई में मिला के दे दो, और का तो दवाई है और कौन सा पता चल रहा है, बंदा ठीक तो हो यार। तो उन्होंने दवाई में मिला के दे दिया और राहब ठीक हो गया। ठीक हो गया तो थोड़े दिनों बाद में किसी ने कह दिया कि वो उस दिन पता है क्या क्या था दवाई में, क्या था, बिस्का धीराज दवाई दे के कहते कि बस वही था, हम तो हमेशा ही कहते हैं थोड़ी थोड़ी लो तो बीमारी पास ही नहीं आती भाई साहब। राहब को बड़ा रिग्रेट फील होता है। राहब को लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, मैं शराब कैसे पी सकता हूँ, मेरे पूर्वजों ने ये कहा था कि हम शराब के हाथ नहीं लगाएंगे, मैंने शराब पी है। वो इतना गिल्ट फील करता है कि सुसाइड करता है। तो जब उसने सुसाइड किया था तो पहले सुसाइड करने का तरीका था, एक धातु होती है सीसा। कौन सी धातु होती है? सीसा, लेड, लेड जिसको आप कहते हो। सीसा पीस के और वो पी जाया करते या खा जाया करते, मर जाता है उससे आदमी। राहब सीसा वो पीस के खा गया था, इससे उसकी डेथ हुई थी। वो सीसा पीस के खा गया, इसलिए गांव का नाम सिसोदा है। गांव का नाम क्या है? ऐसी कहानी है कि इस राहब के सिसोदा गांव के पीछे कहानी है कि राहब क्या पीस के खा गया था? सीसा। क्योंकि उसने गलती से क्या पी ली थी? मेवाड़ में बाद में एक राजा हुए थे अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड के टाइम में जाके वापस उन अमर सिंह सेकंड ने शराब पीनी शुरू कर दी थी। 3-4 पीढ़ियां शराब पीती है। उसके बाद फिर एक राजा हुए सरदार सिंह, वो अपने सारे परिवार वालों को एकलिंग जी के मंदिर में लेके गए और एकलिंग जी के मंदिर में ले जाके कसमें खिलवाई कि कसम खाओ आज के बाद हम शराब के हाथ नहीं लगाएंगे। उन्होंने वापस कसम खाई कि आज के बाद हम शराब के हाथ लगाएंगे। तो ये राहब समझ में आएगी बात। एक मैंने और नाम लिखा, देखो क्या नाम लिखा है? सिसोदा में राहब की स्थापना करता है। राहब के बाद सिसोदा में उसका बेटा पोता पड़पोता सड़पोता आते 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 लक्ष्मण सिंह। कौन आता है? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह का जो सबसे बड़ा बेटा है उसका नाम क्या है? क्या नाम था? अरे सिंह।
कहते हैं हरि सिंह एक दिन अपने दोस्तों के साथ में शिकार खेलने के लिए गया था। राजाओं के टाइम में राजकुमार वगैरह शिकार खेलने के लिए जाते, और उस समय सबसे अच्छा शिकार यदि माना जाता तो था जंगली सुअर। यदि कोई जंगली सुअर मार के लाता तो उसका शिकार बड़ा अच्छा माना जाता, और जंगली सुअर बड़ा शक्तिशाली जानवर होता है। तो जंगली सुअर को मारने के लिए 5-7 जने इकट्ठे होके जाते, अकेला जाए तो जंगली सुअर मार दे, इतनी ताकत होती है सुअर के अंदर। तो हरि सिंह और हरि सिंह के साथ में कोई उसके भाई बंधु और उसके दोस्त वगैरह और 10-15 लोग इकट्ठे होके जा रहे। तो दोनों साइड में खेत, बीच में रास्ता, और रास्ते के अंदर अंदर वो अपने घोड़े लेके जा रहे थे कि कहीं खेतों के आसपास में कहीं जंगल के अंदर कोई भी सुअर दिखेगा तो मारेंगे। तो उस रास्ते पे एक लड़की अपने भैंस को पानी पिलाने के लिए जा रही थी। उस लड़की के हाथ में वो भैंस वाली रस्सी ले रखी थी उसने, वो अपनी साइड साइड में जा रही है। वो जो हरि सिंह के साथी थे, जो 5-7 उसके साथ में थे, उनमें से एक ने किसी उस लड़की पे कमेंट कर दिया। उस लड़की पे कमेंट किया तो उस लड़की ने उसकी तरफ देखा ही नहीं, वो अपनी जो रस्सी हाथ में थी उस रस्सी को थोड़ा ढीला छोड़ते हुए घुमाया, घुमा के जिसने कमेंट किया था उसके घोड़े के पैरों में फेंका, तो घोड़ा और घुड़सवार दोनों नीचे आ गए। तो बाकी सबने देखा कर क्या हुआ क्या हुआ, तो उनका यार इसने इस लड़की कुछ कहा था, इस लड़की ने पता नहीं रस्सी कैसे फेंकी, तो घोड़ा और घुड़सवार दोनों नीचे। तो उन्होंने कहा खड़ा हो जा, वीडियो नहीं बनाया हमने तेरा, और चलते हैं आगे चलते हैं। पर उन लोगों को लगा कि यार लड़की बड़ी बहादुर है, और उसने वापस उनकी तरफ देखा भी नहीं, वो आगे चली गई अपने, उसको गिरा कर सीधी सीधी आगे निकल गई अपने। पर उनके वो हुआ कि अरे यार ये लड़की बड़ी बहादुर है। थोड़ी देर बाद में उनको एक सुअर दिखा, उस सुअर के हरि सिंह तीर मारता है, तीर मारने के बाद में सुअर एक खेत के अंदर घुस गया। तो हरि सिंह अपने घोड़े को उस खेत की तरफ दौड़ाता है। जैसे वो खेत के अंदर घुसने लगते हैं, वही लड़की आगे खड़ी थी, अपने खेत की रखवाली कर रही थी। तो उसने कहा मिस्टर किधर, खेत में किधर घुस रहे हो? तो उसने कहा अरे मेरा वो शिकार चला गया। उसने कहा तुम्हारे शिकार के चक्कर में तुम घोड़ा लेके मेरे खेत में घुसोगे, मेरा खेत पूरा बर्बाद हो जाएगा और तुम खेत में नहीं जा सकते। तो उसने कहा तुम मेरा ये शिकार चला जाएगा, तुम इतनी बात करोगे इतनी देर में। तो उसने कहा तुम यहीं खड़े रहो, तुम्हारे शिकार को मैं पकड़ के लेके जाऊंगी। तो उसने वापस कहा कि वो सुअर है, जंगली सुअर है, मार देगा। उसने कहा ऐसे में डेली मारती हूँ, तू खड़ा रहे यहाँ पे। वो लड़की अंदर जाती है, अपनी तलवार लेके जाती है और अंदर से उस सुअर को घसीटते हुए लेके आती है, मार के वापस लेके आती है। हरि सिंह बेहद प्रभावित होता है कि यार क्या बहादुर लड़की है। हरि सिंह ने पूछा कि ब्याह नहीं हुआ तुम्हारा? हरि सिंह उस लड़की के पिताजी के पास जाता है, उस लड़की के पिताजी को जाकर कहता है कि मैं सिसोदा का राजकुमार हरि सिंह हूँ, लक्ष्मण सिंह का बेटा हूं, आपकी लड़की मुझे पसंद आई, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। एक गरीब किसान के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी? सिसोदा का राजकुमार खुद उसके दरवाजे पे खड़ा था उसकी लड़की से शादी करने के लिए। उसने कहा अभी ब्याह करो, 10-15 लाए हो बराती तो साथ में। उन्होंने हाथों हाथ ब्याह किया, हरि सिंह के साथ में उस लड़की को भेज दिया। अब हरि सिंह शादी करने के बाद सोचता है कि अब यदि पिताजी को जाके बताया कि हम तो चलते ही ब्याह कर लाए, तो पिताजी पता नहीं क्या कहेंगे। तो अपने बाकी भाइयों को और अपनी माँ को बताता भाई ऐसे ऐसे। तो कहते हैं एक बार पिताजी को मत बताओ, थोड़ा गुस्सा ठंडा हो जाए, बाद में बता देंगे। एक बार थोड़ी बातें ठंडी हो जाती तो फिर इतना गुस्सा नहीं आता। तो एक बार तुम अलग कहीं पे रहने लग जाओ। तो वो पास के किसी गांव के अंदर अपनी उस पत्नी को वहां पर रखता है, वहां पे रहता है, और सब इधर उधर घूमते रहते हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां थी तो कोई किसी को पता भी नहीं चला। वो अपनी उस रानी के साथ रहता है। उस रानी की जो बेटा होता है वो हमीर है। तो हमीर की माँ बड़ी बहादुर महिला थी, जिसने कहते हैं कि हरि सिंह को इस प्रकार से प्रभावित किया था। मैं उस लड़की के बारे में, हमें तो नाम भी नहीं पता उनकी क्या नाम रहे होंगे, उस समय पुरानी रानियों के नाम भी नहीं मिलते, या जो भी उसका नाम रहा, मुझे तक कितनी बहादुर थी। और हमारे सिलेबस में इस प्रकार की लड़कियों के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? हमारे सिलेबस में हम तीसरी क्लास से पढ़ाने लगते हैं, नारी अबला थी, नारी अबला थी। तो हर लड़की को अभी तक ही लगता है कि मैं अबला ही हूं, और मैं और अबला होती जा रही हूं। मुझे कई बार लगता है कि भरी क्लास में तुम सब पढ़ी लिखी लड़कियां और ऑफिस में आके शिकायत करती हो, सर वो पास में 2 लड़के बैठते हैं, गंदे गंदे बोलते रहते हैं। मुझे लगता है पहली बात तो लड़कों का राम निकल गया अंदर से। कोई कैसे हो सकता है कि पास में कोई लड़कियां बैठी हो, लड़कियां ना भी बैठी हो, कोई गंदा कैसे बोल सकता है? क्या घर वालों ने इतने संस्कार भी नहीं दिए? और यदि आपके पास में बैठी एक लड़की 2 लड़कों के पास में बैठ के खुद को सेफ महसूस नहीं कर रही, तो उन लड़कों को अपना मेडिकल चेकअप करवा लेना चाहिए कि उनमें कहीं ना कोई कमी आई गई है, तो SMS जाना चाहिए उनको। फिर मुझे लगता है इस लड़की को भी हमारे तक आने की नौबत क्यों आई? उस टाइम ही फटकार देती उसको, तो उनकी हिम्मत ही नहीं होती और किसी के सामने बोलते। पर हमने बचपन से ही हमारी लड़कियों को सिखाया कि तुम अबला हो, तुम अबला हो। तो तुम अबला नहीं हो, ये मन में लाओ। एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। हमने जब यही सोचना कि शुरू किया कि हम अबला हैं तो हम अबला ही हो गए। जिस दिन तुम सोच लो कि हम सबला है, उस दिन हालात बदल जाएंगे, जज्बातें बदल जाएं। तो हरि सिंह का बेटा वो हमीर हुआ था। हरि सिंह चित्तौड़ वाली लड़ाई में लड़ता हुआ मारा गया।
उसके 6 भाई और लड़ते हुए मारे गए, उसके पिताजी लड़ते हुए मारे गए, उसका एक भाई घायल होकर बच जाता उस युद्ध के अंदर। उस भाई का नाम था अजय सिंह। क्या नाम था? ये वापस सिसोदा आता है। अब अजय सिंह के पिताजी मर गए, अजय सिंह के भाई मर गए, तो अजय सिंह किसको संभालता है? सिसोदा को संभालता है। इसको ये भी पता था भाई मेरी भाभी और मेरा भतीजा पास के गांव में रहते हैं, तो ये उनके पास जाता और उनको जा कहता है भाई ठीक है, पहले भैया इस वजह से नहीं लेके जा रहे थे आपको सिसोदा, क्योंकि पिताजी का उनको डर रहा होगा, लेकिन अब आप चलो, आपका हिस्सा है सिसोदा में, आप वहां जाके रहो। तो हमीर और हमीर की मम्मी भी वहीं सिसोदा में रहते हैं, पर हमीर तब तक बच्चा है, इसलिए सिसोदा को संभालता कौन है? अजय सिंह। स्थितियां थोड़ी बदल रही है, बच्चे बड़े हो रहे हैं। उन्हीं दिनों में इस सिसोदा के आसपास में एक डाकू आता है, मुंजा बड़ेचा। क्या नाम था? और वो डकैतियां डालता है। तो लोग इकट्ठे हो गए अजय सिंह के पास है कि अजय सिंह यार ये डाकू हमें परेशान करता है, तू बचा यार इससे। तो अजय सिंह अपने बेटे को भेजता है, उसके बेटे का नाम था सज्जन सिंह। क्या नाम था? कि सज्जन जाओ और जाके उस डाकू को मार के आओ। सज्जन सिंह डाकू से लड़ने के लिए जाता है, डाकू सज्जन सिंह को कूट देता है। तो सज्जन सिंह वापस आया कि पिताजी उसने तो मेरे को ही पीट दिया। तो हमीर भतीजा लगता है, अजय सिंह का भतीजा ही हो गया। हमीर बच्चा था, तब तक इतनी ज्यादा उम्र नहीं थी, वो 14-15 साल का ही हुआ था। वो पास में खड़ा था, तो उसने कहा चाचा जी एक बार मैं जाके देखूं। तो अजय सिंह ने कहा यार तू अभी किसी युद्ध में गया भी नहीं, किसी से लड़ने गया भी नहीं, मैं तेरे को कैसे भेज दूं यार ऐसे, घर वाले कहेंगे कि बच्चा था तूने भेज दिया। उसने कहा कोई बच्चा नहीं है, पहले इस्तेमाल करो, भेज गए तो देखो आप। तो हमीर उस डाकू मुंजा बालेचा से लड़ने के लिए जाता है, उसकी गर्दन काट के लाता है। तो अजय सिंह ने कहा शाबाश मेरे चीते। और अजय सिंह ने कहा कि यार यदि 1303 वाली लड़ाई ना होती तो सिसोदा के फ्यूडल कौन थे? लक्ष्मण सिंह। और लक्ष्मण सिंह मरते तो कौन बनता? अरी सिंह। और अरी सिंह मरते तो कौन बनता? हमीर। तो एक प्रकार से सिसोदा पर अधिकार किसका है? हमीर का। ठीक है 1303 वाली लड़ाई की वजह से कंडीशन चेंज हो गई और मुझे संभालना पड़ गया, लेकिन हक तो तेरा ही है, राइट तो तेरा ही है। तो आज के बाद मेरी इस गद्दी पर तू ही बैठेगा। तो चाचा जी हट गए, गद्दी पर किसको बिठा दिया? इससे सज्जन सिंह बड़ा नाराज हुआ अपने पिताजी से। उसने कहा यार बापू तुम तो सेहत के लिए हानिकारक हो यार, ये मिलना चाहिए था मुझे, दे दिया किसको तूने? अमीर भाई। यदि अजय सिंह उस सीट पे बैठता तो अगला कौन आना चाहिए? सज्जन सिंह। तो सज्जन सिंह नाराज होता अपने पिताजी से, सिसोदा से चला जाता महाराष्ट्र। कहां चला जाता है? उसने कहा नौकरी कर लेंगे यार कहीं जाके, वो महाराष्ट्र चला जाता है। उस सज्जन सिंह का बाद में बेटा पोता पड़पोता सड़पोता महाराष्ट्र में रहते हैं। उस सज्जन सिंह की ठीक 19वीं पीढ़ी के अंदर जाके महाराज छत्रपति शिवाजी। इसलिए शिवाजी चीख चीख के कहते हैं कि मैं सिसोदा से आया हूं, इसलिए सिसोदिया हूं। इसलिए सिसोदियों की या गोहिलों की जो 24 ब्रांच है उनमें एक ब्रांच कौन सी है? शिवाजी वाली, जो महाराष्ट्र वाली। मैं इसलिए बता रहा हूं आगे जब मीडिवल पढ़ेंगे तो वहां लिखेंगे शिवाजी खुद को सिसोदिया मानते थे। मानते नहीं थे। मानना क्या होता? जो सिसोदा से जाएगा वो कौन होगा? अब अगला एक जाति होती है, उस जाति का नाम होता है नट। क्या नाम होता है? नट। नट बेसिकली खेल दिखाया करते थे, अलग अलग प्रकार के जादू। जादू तो क्या मतलब कलाकारी थी उनकी, कलाकारी दिखाया करते। और उनका बेसिक जो मुख्य खेल था वो रस्सी का एक गेम हुआ करता था। इसमें दो साइड में 2 पिलर बांधते, उन पिलर के बीच में एक रस्सी बांध दी जाती और जो नट था वो उस रस्सी के ऊपर चला करता था। नट या उस नट की पत्नी, नट की पत्नी होती इसलिए हम उसको बोल देते नटनी। क्या बोल देते हैं? ऐसा ही कहते हैं कि एक बार मेवाड़ के अंदर एक नट आया, राजा का दरबार लगा था, वो राजा के पास गया और उसने राजा को जाके कहा कि मैं नट हूं और मैं रस्सी वाला गेम दिखाता हूं। राजा ने कहा ऑब्वियस सी बात है, दुनिया के सारे नट कौन सा गेम दिखाते हैं? रस्सी वाला गेम दिखाते। उसने कहा मैं अच्छा दिखाता हूँ। ऐसा क्या अच्छा दिखाते हो? उसने कहा मेरी जो नटनी है, नटनी मतलब मेरी जो पत्नी है, वो पिछोला झील क्रॉस कर सकती है। पिछोला झील बहुत लंबी चौड़ी है। राजा ने कहा सुबह सुबह मैं ही मिला मजाक करने के लिए, पिछोला कितनी लंबी चौड़ी है यार, पिछोला कैसे क्रॉस कर लेगी? और उसने कहा यदि मेरी पत्नी पिछोला क्रॉस कर दे तो राजा ने कहा आधा मेवाड़ तुम्हारा, मैं इनाम में तुम्हें आधा मेवाड़ दे दूंगा। तो उसने कहा सर परसों संडे है, परसों ही करवा लो। तो भाई साहब घोषणा करवा दी गई कि नटनी पिछोला क्रॉस करेगी। दूर दूर से जनता देखने के लिए आई कि पिछोला क्या क्रॉस करेगी, नटनी क्या क्रॉस करेगी? पिछोला। और चारों तरफ लोग बैठे हुए, राजा, राजा के मंत्री संतरी सब बैठे हैं। ऐसा कहा जाता है कि नटनी आधी पिछोला क्रॉस कर गई थी और जनता इधर से वोटिंग कर रही है, यस कम ऑन, थोड़ी सी बची है, मजा आ गया आज तो। बस राजा की दिल धक धक करे। राजा बेटा बेटा सोचे कि किधर वाला आधा देना है, इधर वाला देना है कि इधर वाला देना है। राजा सोचे कि इधर से टैक्स मिलता है 50,000 रुपए, इधर से मिलता है अपने को 40, इधर वाला दे देता हूं ताकि थोड़ा कम घाटे का सौदा रहेगा। राजा नोटिस किया उसके जो मंत्री संतरी पास में बैठे थे वो भी जोर जोर से मजे ले लेके हंस रहे थे, अरे मजा आ गया मजा आ गया। तो उसने किसी मंत्री को पास बैठे मंत्री को कहा कि तू क्यों राजी हो रहा है? मंत्री ने कहा देखो सर थोड़ा सा ही बचा है बहस। तो उसने कहा यदि ये थोड़ा सा जो बचा ये पूरा हो गया तो इसको आधा मेवाड़ देना पड़ेगा। हाँ
तो फिर मैं आधे मेवाड़ के राजा बनूंगा कि हाँ, फिर मंत्री आधे ही होंगे। भाई राजा बड़ा तो मंत्री ज्यादा, राज्य छोटा तो मंत्री कम, और तू जाएगा सबसे पहले, बड़ा अक्सपटलिक बन के बैठा है यहाँ पे। तो उसने कहा तो क्या करना चाहिए, रोको इसको, ये क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ऐसी कहानियां हैं कि उस मंत्री ने, उस नटनी का बच्चा पास में खेल रहा था, उस बच्चे को बुलाया, इधर आ रहे, जैसे आए थप्पड़ मारा खींच के, थप्पड़ मारते बच्चा जी का मम्मी। मम्मियों का ध्यान हमेशा दो चीजों पर रहता है, उनका बच्चा कहीं भी रोए उनको पता चलता है, कहीं भी दूध उफड़ जाए उनको पता चलता है। मेरे को आज दिन तक नहीं समझ में आया कि मम्मी गायों वाले बाड़े में होती है, हम रसोई में बैठे होते हैं, हमारी आंखों के सामने दूध उफड़ रहा होता है, हमें नहीं पता होता, और मम्मी आके कहते दूध उफड़ गया तूने देखा नहीं, कहा आपको कैसे पता चला, सुगंध आ रही थी वहां तक। महिलाओं के नाक कुछ अलग प्रकार के दिए गए, उनको दूध उफड़ने की शोरम दूर से आती है। तो जैसे ही उस महिला ने ये सुना, कंसंट्रेशन का गेम, आप रस्सी पे तो चल रहे हो, चुका, अरे बेटे की रोने की आवाज है, वो गिर गई बेचारी। वो पूरी जनता हो, अरे क्या हो गया। एक राणा जी खड़े, राणा जी ने कहा जीत गए जीत गए। जो उस नट ने कहा भाई साहब आपकी जीत हार की लगी, मेरी तो गृहस्थी बर्बाद हो गई, एक ही नटनी थी वो मर गई। तो राणा जी ने कहा कोई बात नहीं, नटनी का चबूतरा बनाते हैं पास में, ताकि तू याद कर सके आके ये किसका चबूतरा है। तो कोई पूछेगा आपसे कि नटनी का चबूतरा कौन सी झील के पास है, लिख लो। वैसे बूंदी में वंश कौन सा, चौहान, उनकी ब्रांच कौन सी, हाड़ा। तो जो हाड़ाओं की लड़कियां होती, हाड़ाओं की जो राजकुमारी होती, वो हो जाती हाड़ी रानियां। क्या हो जाती, अब बूंदी के टच में था, तो बूंदी का राजा ब्याह करने के लिए कहां जाएगा, सॉरी मेवाड़ का राजा कहां जाएगा, बूंदी, बूंदी का राजा कहां जाएगा, मेवाड़। तो बूंदी का जो सॉरी मेवाड़ का जो राणा लाखा है, वो बूंदी शादी करके आया, तो बूंदी की उसकी जो रानी होगी वो कौन सी होगी, हाड़ी रानी। शादी के 2-4 दिन बाद में राणा लाखा एक बार उस रानी के पास बैठा, महल में खाना खा रहा था, तो उसने यूं ही पूछा कि आपका मन तो लग गया इधर चित्तौड़ में। तो रानी ने कहा हाँ मन लग गया। तो उसने वापस कहा कि यदि मन ना लगे तो घूम लेना, चित्तौड़ काफी सुंदर है, घूम के आना आप। तो उसने कहा मैं घूम ली। मैं तो कैसा लगा आपको हमारा चित्तौड़, उसने कहा अच्छा है। अरे अच्छा है क्यों, पूरा घुमा कि नहीं घुमा, उसने कहा नहीं पूरा घुमा, मजा आया, अच्छा लगा, पर बूंदी जितना अच्छा नहीं है। तो लखा जी खाना खा रहे थे, हाथ जाम ही हो गया, कहा रिपीट दिस सेंटेंस। उसने कहा चित्तौड़ बहुत अच्छा है लेकिन बूंदी ज्यादा अच्छा है, बूंदी जितना अच्छा नहीं। लाखा जी का इसका मतलब पूरा चित्तौड़ नहीं देखा है, वो पूरा आगे से कातन बावड़ी, जेठा महाजन की बावड़ी, चतरंग तालाब, जयमल जी के महल, वो सॉरी गोरा बादल के महल, वो सारे देखे कि नहीं देखे। उसने कहा देख लिए जी, सारे देख लिए, पर बूंदी बूंदी है, और आपने बूंदी ढंग से नहीं देखा। इस बार कभी आओ, मैं आपका ससुराल पूरा ढंग से घुमाती हूँ आपको, बूंदी क्या चीज है। और हर महिला को अपने पीहर से बेहनत्या मोहब्बत हो गई। राजस्थानी में कहावत है कि पीर की चिड़कली चौकी लगे, तो पीहर से प्यार नहीं करे तो किससे करे। लाखा जिनका ये हो ही नहीं सकता, बूंदी चित्तौड़ से कैसे अच्छा हो सकता है। तो उस रानी को लग गया कि राजा नाराज हो रहा है। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, चित्तौड़ चित्तौड़ अच्छा है, आप तो खाना खाना चाहिए, खाना चित्तौड़। लाखा जिनका सीरियसली सही से बता, बूंदी अच्छा है कि चित्तौड़ अच्छा है। तो उसने कहा बूंदी। तो लाखा जी ने खाना छोड़ा, बाहर आए, सेनापति का सेना तैयार करो, बूंदी पर आक्रमण करेंगे। लोग इकट्ठे हुए कि साहब बात क्या अभी, अरे का रानी कह रही है बूंदी ज्यादा अच्छा है, और मेरा कहना है कि चित्तौड़ से अच्छा दुनिया में कुछ भी गढ़ तो चित्तौड़ गढ़, बाकी सब गढ़ैया, और ये रानी कह रही है साहब बूंदी ज्यादा अच्छा है। यदि बूंदी अच्छा है रानी के अकॉर्डिंग, तो बूंदी गिरा दिया जाए, फिर तो चित्तौड़ ही अच्छा होगा, फिर तो कोई बात ही नहीं बचेगी। लोगों ने समझाया कि साहब 4 दिन पहले वहां पे तोरण मार के आए थे, अब जाके लड़ाई करेंगे, बुरे लगेंगे कि ठीक जवाई आया 4 दिन बाद में लड़ने के लिए आ गया। लाखा जी ने कहा मैंने कसम खाई है जब तक बूंदी नहीं गिराई जाएगी अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। लोगों को लगा मरा दिया। रानी के पास गए, करे डाकी को क्या कह दिया तूने इसको। रानी आई, रानी ने आके समझाया कि मैं मजाक भी नहीं कर सकती कि आपसे। लाखा जी ने कहा मैंने 3 बार पूछा था, सीरियसली बता दे, तूने कहा था बूंदी है। फिर कोई एक सियाणे मंत्री जी थे आपकी तरह, वो गए, उन्होंने जाकर साहब युद्ध करते हुए तो बुरे लगेंगे, एक काम करते हैं चित्तौड़ के किले के बाहर एक कमरा बनाते हैं, उस पर लिखते हैं बूंदी का किला, नकली बूंदी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पहले इसको गिरा देते हैं, तो आप खाना वाना तो खा लो, और असली बूंदी का क्या है 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद जाके गिरा लेंगे, कसम तो पूरी करो, एक बार खाना तो खाओ यार। लाखा जी ने जो करना फटाफट करो, भूख लगी हुई है मुझे। फटाफट गए, चित्तौड़ के किले के बाहर एक कमरा बनाया, ऊपर लिखा बूंदी का किला, और घोषणा की कि मेवाड़ के राणा लाखा बूंदी पर आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं, जो कोई बीच में आएगा उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। पूरी सेना वेना लेके माहौल बना के गए एकदम, क्या यहाँ जाके वहां खड़ा किया गया। अब ये बस कमरा सामने दिख रहा है, एक तीर मारो कमरा नीचे आ जाएगा। जैसे लाखा जी तीर मारने लगे, सामने की तरफ से दनदनाता हुआ तीर है, एकदम सनसनाता हुआ। अरे देखो रे कौन। आज भी अपने घरों में रिवाज होता है कि अपने बहन की जब शादी करते हैं तो बहन के साथ अपने घर का कोई एक पुरुष सदस्य भी साथ में जाता है।
उस वो हाड़ी रानी जो आई थी, उसका 15 साल का भाई साथ में आया था, उसका नाम था कुंभहाड़ा। क्या नाम था? सामने से वो तीर चला रहा था, पकड़ के ले गया कि साहब ये आप वाला साड़ा ही है। उसको पूछा तेरे क्या दिक्कत है, तू क्यों कर रहा है? उसने कहा छोड़ो, बोले मेरे को छोड़ो। और ये मैंने सुना है कि आपने जो एक कमरा बनाया ये कोई नकली बूंदी बनाई है आपने, कि हाँ, और इसको गिरा के आप अपने कोई कस्मे वादे पूरे करने वाले होगी। हाँ तू साइड में यार, फटाफट काम करने दे। उसने कहा नहीं, जब तक एक एक हाड़ा जिंदा है, बूंदी भले असली हो भले नकली, मैं बूंदी नहीं गिरने दूंगा। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो कि मेरी आंखों के सामने बूंदी गिरा के जश्न मनाओगे, बूंदी जीत ली, मैं यहां बेटा बेटा देखूंगा, तो तू क्या कर लेगा? उसने कहा मैं लड़ूंगा तुमसे। अरे तू अकेले है। उसने कहा मैं मर जाऊंगा क्या है, पर मेरी आंखों के सामने बूंदी नहीं गिरेगी। बोले बूंदी नाम का तिनका ही खड़ा कर दिया वो आपने। उस लड़के को मारना पड़ा, तब जाके वो गिराया गया और लाखा की कस्में पूरी हुई। नकली गढ़ दीदो नहीं बिना घोर घमसान, सिर टूटा बिन किम फिरन असली गढ़ पर आन। जब नकली किला बिना लड़ाई के नहीं दिया, तो असली जीतने के लिए तो आपको कई योद्धाओं के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। तो कौन था जो नकली बूंदी के लिए भिड़ गया था?